अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लेक्चर में वेलकम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें कॉस्ट और शेड्यूल सिस्टम, टाइम परफॉर्मेंस, कॉस्ट बेसलाइन डेवलपमेंट, ये कोई छोटे टॉपिक्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। जो हमारा प्राइम फोकस है आज के लेक्चर का वो कॉस्ट और शेड्यूल सिस्टम या उसकी मैनेजमेंट है। बेसिकली किसी भी सिस्टम के अंदर जो कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर जिन चीज़ों को ज़्यादा क्रिटिकली देखता है या कंसिडर करता है वो कॉस्ट और टाइम या टाइमलाइन या शेड्यूल, दो चीज़ें हैं। डिलीवरी ऑफ अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इज डिफाइंड बाय योर ओवरऑल कॉस्ट परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी टू मीट प्रोजेक्ट डेडलाइंस। जो डेडलाइंस हैं, जो टाइम स्लाइस है, जो टाइम लाइन है और जो बजट है या कॉस्टिंग, ये दो अहम फैक्टर हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी एक्टिविटी की सक्सेस के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजर्स नीड टू हैव द एबिलिटी टू एलोकेट टाइम एंड रिसोर्सेज एफिशिएंटली टू मैनेज कॉस्ट एंड कीप द प्रोजेक्ट ऑन इट्स ट्रैक। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो सबसे ज़्यादा जो स्किल उसके पास होनी चाहिए वो इन दो चीज़ों को मैनेज करने के लिए अगर हो तो वो किसी भी प्रोजेक्ट को ट्रैक पे लेके आ सकता है या रख सकता है, यानी कि प्लान के मुताबिक चीज़ों को एग्जीक्यूट करवा सकता है। और डेफिनेटली वो दो चीज़ें टाइमलाइन और कॉस्ट या बजटिंग है। अगर ये दो चीज़ें प्रॉपरली मैनेज हो रही हों तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि एक प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के तौर पे रन होगा या एग्जीक्यूट होगा। Almost all organizations look for these project management skills because they showcase your ability to stay organized and communicate with team members, especially when handling complex project। जब आप किसी कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के साथ या बड़ी जो एक्टिविटी है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हों तो फिर आपकी जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो ख़ास तौर पे उनकी जो आपकी जो एबिलिटी है जो मैनेज करने की चीज़ों को वो फिर सामने आती है या उसको सही तरीके से फिर पता चलता है। When practicing cost control, project managers should pay attention to the following। कॉस्ट कंट्रोल करनी हो तो फिर आमतौर पे जो चीज़ें जेन में रखी जाती हैं या कंसिडर की जाती हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से वो 3-4 हैं। फॉर एग्जांपल ओरिजिनल बजट क्या जो आपने मिसाल के तौर पे प्रपोज किया, और अप्रूव्ड कॉस्ट क्या थी, अप्रूव क्या हुई। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपने प्रपोज की हो चीज़ या जो आपने डिमांड किया हो वही अप्रूव हो। समटाइम जो अप्रूविंग अथॉरिटी है या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो उसमें ज़िक्र लगा सकती है, या जो भी उसकी एप्रीहेंशंस हैं या जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उनके तहत जो आपकी प्रपोज़ल है उसको टर्न डाउन भी कर सकती है या उसको रिड्यूस भी कर सकती है। तो ओरिजिनल बजट क्या था, अप्रूव्ड क्या था, फोरकास्टेड क्या था और एक्चुअल क्या हुआ है, यानी कि आपने प्लान क्या किया था और एक्चुअल एग्जीक्यूट कितना हुआ या लगा कितना बजट, और कमिटेड कॉस्ट कितनी है कि जो एक्चुअल आपने जो एक्चुअल फॉर एग्जांपल ये तो है कि अगर आपने प्रपोज किया, दूसरा ये कि आपने इनकर कर लिया उतना, कि मिसाल के तौर पे आपने प्रपोज किया था कि कोई प्रोजेक्ट है वो 3 लाख के अंदर कंप्लीट होगा, जबकि आपने जो आपको अप्रूव हुआ है वो आप अज्यूम करें कि 2.25 लाख या 2.7 या 2,75,000 के करीब सैंक्शन हुआ, और उसमें से जो आपने ले लिया या एक्चुअली जो आपने फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूट किया है वो हो सकता है कि आपने वो काम जो है वो 2.5 के अंदर कर लिया हो। तो तमाम जो फिगर्स हैं उनके अंदर वेरिएशंस है। अगर ये तमाम चीज़ें एक प्रोजेक्ट मैनेजर अपने कंसिडरेशन में रखता है तो फिर वो कॉस्टिंग के हवाले से कभी भी ओवररन प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, कॉस्ट ओवररन नहीं होगा, वो कभी भी एक्सीड नहीं कर पाएगा उसको। This lecture details the processes, steps, tools and techniques involved in planning and analyzing cost control and project scheduling when managing a project from start to completion। ये आज के लेक्चर में हम डिफरेंट जो प्रोजेक्ट और शेड्यूल्स के हवाले से जो चीज़ें हैं, जो डिफरेंट टेक्निक्स से टूल्स यूज़ होते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे, जिनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले जो कॉस्ट के हवाले से चीज़ें हैं, कॉस्ट कंट्रोल। व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट बेसलाइन? बेसलाइन क्या है? सबसे पहले अ प्रोजेक्ट बेसलाइन इज एन अप्रूव्ड प्लान फॉर अ पोर्शन ऑफ प्रोजेक्ट प्लस चेंजेस। इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस टू प्लान परफॉर्मेंस। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है
उसकी और जो प्लान परफॉर्मेंस है उसके दरम्यान में डिफरेंस जो है ये इसको बेसिकली हाईलाइट करती है। ये बेसलाइन क्या है? बेसिकली कोई टारगेट पॉइंट है या आपका कोई माइलस्टोन है जिसमें आप तय करते हैं कि करंटली फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे खड़े हैं और आने वाले एक वीक के बाद या मंथ या साल के बाद हम कहाँ पे खड़े होंगे, वो प्लान क्या है आपका। और जब आप वो टारगेट अचीव करते हैं, मिसाल के तौर पे एक साल आप एग्जीक्यूट कर लेते हैं प्रोजेक्ट को, तो फिर देखते हैं कि हमारा जो टारगेट स्टार्टिंग पॉइंट था, जो हमारा बेसलाइन थी हमारी, उसमें और आज के दिन में आज तक क्या फ़र्क आया है, क्या परफॉर्मेंस में डिफरेंस है। तो जो बेसलाइंस हैं वो आपको बेसिकली चीज़ों को कंपेयर करने में मदद देती हैं। वो आप बजट को कंपेयर कर लें, शेड्यूल को कर लें, टास्क को कर लें, परफॉर्मेंसेस को कर लें, किसी भी चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं आप। तो बेसलाइन आपको बेसिकली कंपैरिजन में या रिव्यू करने में आपकी जो प्रोजेक्ट्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं उनको रिव्यू करने में आपको हेल्प आउट करती हैं। Every project has at least 4 project baselines. There may be others depending on the project and definitions used. जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर कम से कम ये जो 3 A B C D आपको बेसलाइंस नज़र आ रही हैं, कम से कम ये 4 ज़रूर होती हैं। इसके अलावा कम या ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नेचर ऑफ वर्क क्या है, डोमेन क्या है, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, या ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है, ये बिहेवियर या ऑर्गेनोग्राम वो किस तरह से है फॉर्म हुआ हुआ है, या उनका स्ट्रक्चर क्या है। प्रोजेक्ट बेसलाइंस क्या हैं जी? जो 4 हैं। सबसे पहले बजट बेसलाइन, कि बजट बेसलाइन मिसाल के तौर पे कि आपने जब स्टार्ट किया काम तो आप कितने बजट से कर रहे हैं, कितना बजट आपको एलोकेट हुआ है। शेड्यूल बेसलाइन, शेड्यूल्स की टाइमलाइंस की बेसलाइन, कि मिसाल के तौर पे आप जो है करंटली आपने जब काम स्टार्ट किया तो आगे आपके पास कितना टाइम है, और आप जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको टाइमलाइन के हिसाब से गेज करना चाहें कि आने वाले एक वीक के बाद आप फील करेंगे कि हमारा इतना काम मुकम्मल हो चुका होगा। मिसाल के तौर पे कोई एक प्रोजेक्ट है जो कि मिसाल के तौर पे 1 माह के अंदर कंप्लीट होना है, तो एक वीक के बाद आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि अगर 1/4 टाइम गुजर गया तो इसका मतलब एटलीस्ट 1/4 जो प्रोजेक्ट का जो टास्क है, जो एग्जीक्यूशन है, वो भी हो जानी चाहिए, ताकि अगर 1 मंथ का प्रोजेक्ट है तो 4 जो इक्वल स्लॉट्स हैं 1 वीक की, उसके मुताबिक अगर 1 वीक बाद आप अपनी बेसलाइन को चेक करें, कंपेयर करते जाएं, तो आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि हम करंटली कहाँ पे खड़े हैं। स्कोप बेसलाइन, ओवरऑल आपको अगर टास्क का आइडिया है, आपके काम का स्कोप का आइडिया है कि मेरे जो परफॉर्म मैंने करना है टास्क बीइंग ए प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। मिसाल के तौर पे मैं अज्यूम करूँ कि फलां जो 10 टास्क हैं वो मैंने कंप्लीट करने हैं और टाइम जो है 1 मंथ है, तो मैं जो टाइम स्लॉट्स हैं उनको मैं उस स्कोप के हिसाब से डिफाइन कर लूँगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि एक वीक के अंदर मैंने इस ओवरऑल स्कोप का कितना % कंप्लीट करना है। क्वालिटी बेसलाइन, अगर कोई क्वालिटी मेजर्स आपने लिए हुए हैं तो उनका जिक्र करना भी ज़रूरी है, या उनको प्लान करना भी ज़रूरी है कि क्वालिटी मिसाल के तौर पे करंटली आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी क्वालिटी क्या है, और आने वाले वक्त में 1 माह के बाद या 1 साल के बाद आप क्या क्वालिटी इंप्रूवमेंट देखेंगे या चाहते हैं आप, और उसके मुताबिक आपको उनको प्लान करेंगे। कोई अपनी जो प्लानिंग है वो उसमें बजट इन्वॉल्व होगा, कोई टाइम उसमें चाहिए होगा, तो डेफिनेटली जो रिसोर्सेज लगेंगे 1 साल के बाद फिर आप देखेंगे कि क्या हमारी जो बेसलाइन थी 1 साल पहले हमारे काम की जो क्वालिटी थी और 1 साल बाद पैसा या जो रिसोर्सेज हमने इन्वेस्ट किए हैं क्या उसके अंदर कोई बेहतरी आई कि नहीं आई। तो अगर आप प्लान्ड और जो एक्चुअल आपका बेसलाइन थी उन तमाम दोनों जो डाटा है, दोनों का डाटा उनको आप कंपेयर करेंगे तो आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि आपकी क्वालिटी में क्या फ़र्क आया है। कॉस्ट कंट्रोल के अलावा दूसरा एस्पेक्ट है जी बजट कंट्रोल या प्रोजेक्ट बजट, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर सबसे ज़्यादा कंसिडर करता है या क्रिटिकली इन चीज़ों को एनालाइज करता है। प्रोजेक्ट बजट इज़ अ फाइनेंशियल प्लान फॉर ऑल प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर्स, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट। Success in project budget management depends on, amongst other things, the creation of a comprehensive, consistent and reliable project budget. जो एक ऐसा बजट या ऐसा बजटिंग प्लान जो कि हर तरीके से कंप्रिहेंसिव हो, कंप्रिहेंसिव का मतलब तमाम एस्पेक्ट्स, तमाम एरियाज को कवर करता हो, कंसिस्टेंट हो, मिसाल के तौर पे उसके अंदर कोई यूनिफॉर्मिटी, कोई पॉलिसी के तहत बना हो, कि उनको स्टैंडर्ड्स या कोई गाइडलाइंस या कोई TORs फॉलो होती हों, या कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स उसमें फॉलो होते हों, उनको डेवलप करने हैं। ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका अपना कोई तरीकाकार है
और कोई जो स्टैंडर्ड्स हैं जो बजटिंग के हवाले से उसको डिवाइस करने के लिए या उसकी प्लानिंग के लिए यूज़ होते हैं, आप ऐसा कोई प्लान फॉलो ना करें। तो जब आप इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को यूज़ नहीं करेंगे, जो लेटेस्ट टेक्निक्स अवेलेबल हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आप एक लो क्वालिटी बजट प्लान जो है वो डेवलप करेंगे, जो कि फॉर एग्जांपल ओवररन हो सकता है, प्रोजेक्ट ओवररन, कॉस्ट ओवररन की तरफ जा सकता है। Normal ranges of project budget variability depend on the project, the organization, the type of business and many other factors, but usually falls within ±10%। जो बजट है वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, उसकी डोमेन क्या है, किस तरह का टास्क परफॉर्म कर रही है, उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। ये सारी चीज़ें जो है, ये तमाम फैक्टर्स मिल के किसी भी बजट को, एक अच्छे बजट को प्लान करने में हेल्प आउट करती हैं। और जो बजट है वो आमतौर पर ±10% की वेरिएशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जो है इम्प्लीमेंट होता है। या मिसाल के तौर पे मैंने अगर 2020 के लिए बजट एलोकेट करना है या डेवलप प्लान करना है और मेरा प्रोजेक्ट जो है वो 3 साल के लिए चलेगा, 2021 22 तक चलेगा, तो फॉर एग्जांपल हर नेक्स्ट ईयर जो है उसमें आपको पता है कि इन्फ्लेशन रेट या इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो सम टाइम इम्पेक्ट करते हैं जो बजट है उसकी टोटल जो उसका प्लान है। तो फॉर एग्जांपल अगर जो इन्फ्लेशन या महंगाई अगले साल बढ़ सकती है तो उसके लिए प्रोजेक्टेड या टेंटेटिव जो है 10% अमाउंट एक्सीड की जाती है या एक्स्ट्रा रखी जाती है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपया बजट अगर फॉर एग्जांपल इस साल के लिए है तो नेक्स्ट ईयर के लिए 110 होगा, और जो टोटल कॉस्ट है फिर 2020 के लिए उसका भी 10% और इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सी प्रैक्टिस है जिसमें बजट को ओवररन होने से बचाने के लिए आमतौर पे हर नेक्स्ट ईयर के लिए कम से कम जो 10% है वो एक्स्ट्रा बजट जो है वो एलोकेट किया जाता है। हाउ टू डेवलप अ प्रोजेक्ट बजट? देयर आर 2 प्रोसेसेस टू डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट बजट। 2 तरह के प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं बजट को एस्टिमेट करने के लिए, प्लान करने के लिए। द फर्स्ट प्रोसेस इज एस्टिमेट कॉस्ट विच डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम प्लानिंग। जो टीम की प्लानिंग है प्रोजेक्ट मैनेजर की, जो एस्टिमेट कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट या प्रोजेक्टेड या प्लान्ड कॉस्ट ये जो है प्रपोज की जाती है, विच इज नॉन एज द कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान। CMP या कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान कहलाता है, जो कि बेसिकली शुरू में प्रोजेक्शन की जाती है या एस्टिमेट लगाया जाता है कि किसी भी टास्क या एक्टिविटी या प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना बजट इन्वॉल्व होगा या रिक्वायर्ड होगा। The second is to determine budget process, which makes cash flow estimate, and now you have a budget for the various levels of the work breakdown structure and the total project. इसमें आप बाकायदा जो आपकी जो प्रोसेसेस हैं उनको डिटरमिन करने के बाद आप एस्टिमेट करते हैं या बजट को डिटरमिन करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मौजूद अगर है जिसमें आपको पता है कि कितने एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होंगे, कितने टाइम के लिए इन्वॉल्व होंगे, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी सब एक्टिविटीज़ हैं, वो अगर डिटेल आपके पास प्लान फॉर्मेट में मौजूद है तो फिर आप जो है वो बजट अगर एलोकेट करेंगे या एस्टिमेट करेंगे तो वो कदरे एडिक्वेट होगा या जो रियलिस्टिक होगा, बजाय इसके कि आप जस्ट एस्टिमेट करें अपने जो आप परसीव कर रहे हैं चीज़ें जो आप सोच रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं परसीव कर रहे हैं वो एक्चुअली एग्जीक्यूट भी ऐसे ही हों, लेकिन अगर आपके पास कोई ग्राउंड्स मौजूद हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, कोई डेटा, कोई कैलकुलेशंस मौजूद हैं, जैसे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। अगर इस तरह की कोई आपके पास कोई चीज़ सॉलिड मौजूद है तो इसकी बिना पे अगर आप डिटरमिन करने चाहेंगे बजट को तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक होगा बजाय इसके कि एस्टिमेटेड या प्लान्ड के। टूल्स टू हेल्प एनालाइज कॉस्ट बजट परफॉर्मेंस। कौन से टूल्स हैं जो कि जो बजट कॉस्ट है या कॉस्ट की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करने के लिए यूज होते हैं? बेस्ड ऑन द वर्क अबव वी नाउ हैव अ बजट फॉर इंडिविजुअल एक्टिविटीज, वर्क पैकेजेस, डिलीवरेबल्स, द टोटल प्रोजेक्ट। अगर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मौजूद है तो बहुत ही आसानी के साथ आप किसी भी इंडिविजुअल एक्टिविटी के लिए, किसी ओवरऑल वर्क पैकेज के लिए, फॉर एग्जांपल आपको प्रोजेक्ट या कोई ऐसी कोई टास्क कंप्लीट जो आप स्टार्ट कर रहे हैं वो उसके लिए, या किसी एक डिलीवरेबल के लिए, किसी एक आउटपुट के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई टारगेट सेट किया कि हम 1 माह के बाद फॉर एग्जांपल जितना भी हमारा जो एग्जीक्यूशन होगी उसके बाद हम ये चीज़ डिलीवर कर पाएंगे या डेवलप करेंगे या सर्विस देंगे, तो ये आपका डिलीवरेबल है, ये आपका टारगेट है। तो इसको अचीव करने के लिए आपको कितना बजट चाहिए? अगर आपको पता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो 2 माह का है तो 1 माह तक हमने इतना काम कंप्लीट करना है, तो इसका मतलब कम से कम 50% जो आपकी टोटल जो आपने डिलीवर करना है उसका 50% आप 1 माह तक करेंगे।
या हो जाना चाहिए या आउटपुट निकल आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि आधा काम अगर 1 माह के अंदर होगा तो इसके लिए आप बजट की एलोकेशन या एनालिसिस कर सकते हैं बड़ा इजीली। तो अगर चीज़ें जो हैं वो आपके पास ब्रेक डाउन हों, फॉर एग्जांपल सेगमेंटेड हों या डिवाइडेड हों सब एक्टिविटीज़ के अंदर, तो कदर रियलिस्टिक बजट जो है वो प्लान या एलोकेट करना आसान हो जाता है। अगर आपके पास एक्टिविटीज़, सब एक्टिविटीज़ या प्रोसेस, सब प्रोसेसेस मौजूद हैं और छोटे छोटे प्रोसेस मौजूद हैं, तो इसकी मदद से आप ओवरऑल जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसको बड़ा इजीली मैनेज कर सकते हैं या एस्टिमेट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं या एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। हाउ टू सक्सेसफुली मैनेज अ प्रोजेक्ट बजट। किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी प्रोसेस के जो बजट है उसको सक्सेसफुली, कामयाब तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है, उसके लिए पहली टेक्निक है कि वर्क ब्रेक ऑब्स्ट्रक्शन WBS जो है वो आप डेवलप करें। कैप्चर ऑल ऑफ द स्कोप स्टेटमेंट या वर्क ब्रेक स्ट्रक्चर, ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे आपके पास ये आइडिया, स्कोप का आइडिया है कि आपने क्या टास्क परफॉर्म करने हैं और क्या नहीं करने, ओवरऑल बाउंड्रीज क्या हैं आपके प्रोजेक्ट की, कि आपने अचीव क्या करना है, यानी कि स्कोप के रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल हो, और जो भी टास्क आपने परफॉर्म करने हैं उनका ब्रेक डाउन मौजूद हो कि कौन सा टास्क किसने कंप्लीट करना है, कितने बंदे, कितने रिसोर्सेज पर्सनल चाहिए होंगे, कितना टाइम रिक्वायर्ड है, कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, बजट कितना रिक्वायर्ड है, यानी कि आपने चीज़ों को प्रॉपरली ब्रेक डाउन किया हुआ है, तो फिर एक सक्सेसफुल बजट जो है उसको डेवलप करना या मैनेज करना आसान हो जाएगा। इंसिस्ट ऑन इनपुट फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स। तमाम स्टेक होल्डर्स जितने भी इन्वॉल्व होंगे, जितने भी लोग, जितनी पार्टीज उस प्रोजेक्ट में या टास्क में इन्वॉल्व होंगी, उन तमाम की तरफ से अगर इनपुट आप ले लें तो फिर भी एक सक्सेसफुल बजट को प्लान किया जा सकता है। पेनिट्रेट थ्रू स्टेटेड नीड्स एंड इंक्लूड एम्प्लॉयड नीड्स। इसके अलावा जो ज़रूरियात हैं जो स्टेट हुई भी हैं या मिसाल के तौर पे जो प्रोजेक्टेड हैं, जो भी आप फील करते हैं कि प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के दौरान आपको उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, चीज़ों की, रिसोर्सेज की या एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ की, तो अगर उसका अंदाज़ा आपके पास है या आप उन चीज़ों को उनका अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर लें, तो ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट देगा आपको एक अच्छा बजट प्लान करने में। डिटरमिन द वेरियस कॉस्ट कैटेगरीज यूज एट द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं जिनके तहत बजट जो है वो कंज्यूम होगा या यूज़ होगा, जो प्लान होगा या आपको चाहिए होगा, वो तमाम की तमाम एरियाज़, वो कैटेगरीज का आइडिया अगर आपको हो, मिसाल के तौर पे बजट जो है वो किन किन एरियाज़ में कंज्यूम हो सकता है। सैलरीज सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, मेडिकल हो सकता है एम्प्लॉयज़ का, इसी तरीके से बहुत सारी, और या इसके अलावा आप कोई बोनस या ऐसी कोई चीज़, कोई स्कीम आप अनाउंस अगर आप करते हैं तो उसके लिए कितना बजट चाहिए होगा। अगर ये कैटेगरीज आपके जहन में हैं कि बजट कहाँ कहाँ का नियम हो सकता है या किस किस एरिया में आपको चाहिए, तो फिर भी आप एक अच्छा बजट जो है उसको मैनेज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। डेवलप प्रोजेक्ट टीम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम ट्रस्ट। इसके अलावा इसकी मदद से जो फॉर एग्जांपल आपका जो ट्रस्ट है टीम के ऊपर, या टीम का आपके ऊपर या आपका टीम के ऊपर, ये दोनों चीज़ें जो हैं अगर डेवलप्ड हैं तो ये एक अच्छा फैक्टर है, आपको एक अच्छा बजट प्लान करने में मदद दे सकता है। कि आप अगर स्टेक होल्डर से, जैसे भी उन्होंने दूसरे पॉइंट पर बात की कि आप अगर स्टेक होल्डर से इनपुट लें तो ये आपको अच्छा बजट प्लान करने में हेल्प आउट कर सकता है, लेकिन जो आपकी टीम है उसके साथ आपके रिलेशंस बेहतर नहीं हैं, वो आपके ट्रस्ट से नहीं करते, तो फिर डेफिनेटली आप एक अच्छी इनपुट नहीं ले पाएंगे उनसे। थर्ड, प्रोजेक्ट शेड्यूल की प्लानिंग या शेड्यूल की कॉस्टिंग। द मेन पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इज टू रिप्रेजेंट द प्लान टू डिलीवर द प्रोजेक्ट स्कोप ओवर टाइम। एक अच्छा शेड्यूल या प्लानिंग का मतलब है कि आप जो भी आपकी जो टाइमलाइन डिफाइन हुई है उसके अंदर अंदर आप अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर कर पाएं। प्रोजेक्ट शेड्यूल in its simplest form could be a chart of work elements with associated schedule dates of when work elements and milestones, usually the completion of a deliverable, are planned to occur। आमतौर पे आपको पता है कि गैंट चार्ट जो है वो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, एक टूल है बेसिकली जो कि शेड्यूलिंग के लिए यूज होता है।
या ओवरऑल प्रोजेक्ट की शेड्यूल या एक्टिविटीज़ की शेड्यूलिंग के लिए यूज़ होता है, जिसमें आप बाकायदा तमाम एक्टिविटीज़, उनकी सब एक्टिविटीज़, उनकी टाइमलाइन, उनके माइलस्टोन्स जो कि बेसिकली स्मॉल डिलीवरेबल्स होते हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन आप अचीव करते हैं या डिफ़ाइन करते हैं कि इतने अरसे के बाद हम माइलस्टोन जो है उसमें फिक्स करेंगे, ताकि रिव्यू के दौरान आइडिया हो जाए कि ये छोटे छोटे टारगेट्स हैं ये हमने अचीव कर लिए कि नहीं कर लिए। तो ये जो शेड्यूलिंग है ये कॉस्टिंग की तरह ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको तमाम चीज़ों को बहुत ही केयरफुली जो प्लान करना पड़ता है, क्योंकि कॉस्ट और बजट दो ही चीज़ें हैं जो कि आपकी जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है या काम की क्वालिटी है उसको हैम्पर कर सकते हैं, और इसी बिना पे आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो ग्रो करेगी या डिक्रीज करेगी। एट अ मिनिमम द प्रोजेक्ट शेड्यूल शुड इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। जो प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल होने चाहिए या वो कौन से एरियाज हैं जिनको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सबसे पहले तमाम एक्टिविटीज़ जो कि प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होंगी, जितने भी टास्क हैं, सब टास्क हैं, एक्टिविटीज सब एक्टिविटीज़ हैं, उनका आपको आइडिया हो। अ प्लान स्टार्ट डेट फॉर द प्रोजेक्ट, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, कब फ्लो स्टार्ट होगा, कब एंड होगा। इसके अलावा जो मिसाल के तौर पे जो प्लान चीज़ें हैं वो क्या हैं, जो एक्चुअल हो सकती हैं वो क्या हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्लानिंग जो है वो सम टाइम जो एग्जीक्यूशन हो रही होती है उससे डिफर कर जाती है। रिसोर्सेज जो हैं वो कौन से रिक्वायर्ड हैं और रिसोर्सेज की असाइनमेंट कि रिसोर्स असाइन करना किसको, तो मिसाल के तौर पर कौन सा रिसोर्स जो है वो किसको चाहिए, किसको उसकी ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर लैपटॉप है तो लैपटॉप जो है ये किस एम्प्लॉय की ज़रूरत है या किस स्टेक होल्डर की ज़रूरत है। गाड़ी चाहिए तो गाड़ी किसके लिए रिक्वायर्ड है, तो उसको बाकायदा आप रिटर्न अगर फॉर्मेट में कहीं ब्लैक एंड वाइट आपके पास मौजूद है तो फिर आपको शेड्यूलिंग जो है उसको अच्छे तरीके से प्लान करने में आसानी हो जाएगी। कैलेंडर बेस्ड जो फॉर एग्जांपल आपके पास तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैलेंडर बेस्ड हों, मिसाल के तौर पे कोई रिटर्न फॉर्मेट में कोई टाइम लाइन के हिसाब से मौजूद हो कि मिसाल के तौर पे एक्टिविटी ए है तो वो कब स्टार्ट होगी, कब क्लोज होगी। जो एक्टिविटी सी है वो उसने कब स्टार्ट और एंड होना है, क्या ये दोनों एक्टिविटीज़ पैरेलल चल सकेंगी या चलेंगी या एक के दूसरे बाद सीक्वेंस या सीरियल की सूरत में चलेंगी। कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो पैरेलल चल सकती हैं, कौन सी ऐसी हैं कि जो फॉर एग्जांपल एक कंप्लीट होगी तो दूसरी जो है वो फिर स्टार्ट होगी। वो जो उनका जो सीक्वेंस या डिपेंडेंसी है वो भी तमाम चीज़ें आइडिया हों। एक्टिविटीज़ का ड्यूरेशन, उनका फ्लो जो डिफरेंट चीज़ों का है, सीक्वेंस जो है एक्टिविटीज़ का कि कैसे वो एग्जीक्यूट होंगी, अभी मैंने कहा जो उनके सीरियल वाइज होंगी, पैरेलल होंगी, उनका आपस में रिलेशन क्या है कि क्या एक ही इनपुट जो है ये दूसरी की आउटपुट वो दोनों एक डिपेंडेंट तो नहीं है कि एक जो है उसका डिलीवरेबल सामने आएगा तो फिर दूसरी जो है वो स्टार्ट हो पाएगी। आइडेंटिकल क्रिटिकल पाथ, टोटल एंड फ्री फ्लोट, जो जितनी भी आपकी जो फॉर एग्जांपल पॉसिबल जो एग्जीक्यूशन पाथ्स हैं उनका आपको आइडिया हो कि एक फॉर एग्जांपल कौन सा ऐसा मैप है या प्लान है जिसको फॉलो करते हुए आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे। और डेफिनेटली आप जो क्रिटिकल पाथ है उसको भी ध्यान में रखना है। जो वर्स्ट सिनेरियो है कि मैक्सिमम अगर कौन सा सबसे लेंथी जो प्लान है अगर उसको फॉलो किया जाए तो आप उसके मुताबिक भी अपने जो डेडलाइन है उसको मीट कर पाएंगे। जब आप डिफरेंट अल्टरनेट प्लान्स पे डिस्कस करते हैं, उनको कंसिडर करते हैं, तो जो आपको सबसे जो आइडियल प्लान है वो चूज करने में आपको बड़ी आसानी हो जाती है। वाई प्रोजेक्ट्स आर लेट एंड ओवर बजट। प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लेट क्यों होते हैं या ओवर बजट क्यों होते हैं या बजट एक्सीड क्यों कर जाते हैं। पहली इसकी वजह ओमिशंस। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि करने वाली होती हैं लेकिन वो ओवरलुक हो जाती हैं। एग्जाम्पल्स कुड इंक्लूड डॉक्यूमेंटेशन, इंटरफेसेस विद द पीएमओ और इंटरफेसेस विद अदर प्रोजेक्ट्स। इसकी एग्जांपल ये है कि जो फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए वो नहीं होती उन चीज़ों के लिए, जो कि तमाम चीज़ें जो हैं जब एक एग्जीक्यूट हो रही हों तो उनका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है या रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है या उनकी एलोकेशन है या रिसोर्स कंजप्शन है वो तमाम चीज़ें प्रॉपरली गेज हो सकें या मॉनिटर हो सकें। तो समटाइम जो ओमिशंस हैं या कि जो चीज़ें ओवरलुक हो जाती हैं, स्किप हो जाती हैं, ये एक बड़ी वजह बनती है कॉस्ट या शेड्यूल के ओवरऑन होने में। दूसरी चीज़ मर्जिंग। द प्रोजेक्ट एट विच सेवरल प्रोजेक्ट शेड्यूल पाथ्स मीट्स।
सक्सेसर वर्क कैन नॉट बिगिन अंटिल प्रीडिसेसर्स वर्क इज कंप्लीट। जैसे अभी हमने लास्ट स्लाइड में जिक्र किया था कि गैंट चार्ट के अंदर आप डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी डिपेंडेंसी भी चेक करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट होगी तो फिर नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगी। और समटाइम ऐसी भी होगी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि मर्ज होकर पैरेलल के तौर पर भी काम कर सकेंगी, पैरेलल एग्जीक्यूट हो सकेंगी। तो अगर पैरेलल चल रही हैं तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम के चांसेस ज़्यादा हैं। जब एक के बाद दूसरी एग्जीक्यूट होनी है फिर तो बड़ा काम सिंपल है कि एक एक्टिविटी के लिए आपने रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे और जब उसको फ्री हो जाएंगे तो फिर आप दूसरी को एलोकेट कर देंगे। लेकिन जब मर्जिंग हो रही हो, जो एक्टिविटीज़ इकट्ठी काम कर रही हों या पैरेलल चल रही हों या मिलके चल रही हों, तो वहाँ पे रिसोर्सेज की जो डुप्लीकेशन है या रिसोर्सेज का ज़िया जो है वो फिर कॉमन हो जाता है। कि मिसाल के तौर पे एक इकट्ठा प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहाँ पे हो सकता है आपको कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि डुप्लीकेट हो रहे हैं, वहाँ पे एक ही उसका सेट या एक यूनिट काफ़ी है और आपने वो तमाम रिसोर्सेज जो लगाए हैं वो जो कि ज़ाया हो रहे हैं, तो इससे जो कॉस्ट है वो इंक्रीज कर सकती है। तीसरी चीज़ एरर्स, मिस्टेक्स और वर्क नॉट डन एट ऑल। एरर्स थ्रू एक्सपेक्टेड आर रियली काउंटेड फॉर इन द प्लानिंग फेज। आमतौर पर जो रिस्क मैनेजमेंट है या जो एरर जो ट्रैक करने का जो प्रोसेस है, इसको आमतौर पे ज़रा लाइट लिया जाता है या स्किप कर दिया जाता है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनकी बाज़ औक़ात जो रिस्क प्लानिंग है वो स्किल इतनी बेहतर नहीं होती, वो सही तरीके से आइडिया नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में क्या क्या प्रॉब्लम्स अगर हो सकती हैं। तो अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं है इस हवाले से तो आने वाले दिनों में अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए और उसके लिए कोई प्लान मौजूद नहीं है तो फिर वो हो सकता है कि आप उस पर अपना जो बजट है या टाइम उसको वेस्ट कर लें आप। लेकिन अगर प्रॉपरली पहले प्लान किया हुआ है तो फिर आप बजट को बहुत केयरफुली यूज़ कर लेंगे, क्योंकि आपको पहले ही आइडिया होगा कि इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो आप कोई ना कोई पहले से प्रपोज प्लान जो है वो अपने माइंड में रखते हैं कि अगर ये इशू जो है वो आ गया काम के दौरान तो हम इस मसले को इस तरीके से हैंडल कर लेंगे। रीवर्क एक और वजह है कि बाज़ औक़ात आप जब प्लान के मुताबिक काम नहीं करते या प्लान से हट जाते हैं, इसको स्किप कर जाते हैं, तो फिर आपको रीवर्क की तरफ आना पड़ता है, यानी कि काम को, टास्क को दोबारा कंप्लीट करना पड़ता है या रिपीट करना पड़ता है। तो अगर रेपिटेशन हो रही है, दोबारा एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है, तो एंड पॉसिबल है उसमें फिर पैसा भी एक्स्ट्रा लगे और टाइम तो लगेगा ही फिर चीज़ों को। कि एक काम जो आपने एक वीक में कंप्लीट करना था, आपने प्रॉपरली टाइम पे उसको रिव्यू एनालाइज नहीं किया और जब कंप्लीट हो गया तो फिर पता चला कि प्लान के मुताबिक आउटपुट नहीं आई, डिलीवरेबल जो है उसकी वो क्वालिटी नहीं है जो प्लान की थी हमने। तो लिहाजा डिसाइड किया जाता है कि इस काम को दोबारा किया जाए या इम्प्रूव किया जाए। तो इम्प्रूव करने में हो सकता है फिर वीक ना लगे, 2 दिन ही लग जाएं, लेकिन 2 दिन जो है वो ज़ाया तो हो गए। फेलियर टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर या टीम जो है वो प्रोजेक्ट की कम्प्लेक्सिटी को या उसकी जो नेचर है उसको, उसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने में नाकाम रही है, उनको उन्होंने ओवरलुक कर लिया है या बड़ा लाइट लिया है, तो ऐसी सिचुएशन में भी जो शेड्यूल या जो कॉस्ट है वो मुतासर हो सकती है। क्यूइंग, इम्प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज़। इसके अलावा आपकी जो प्लानिंग है, जो सिक्वेंसिंग है या प्रायोरिटी सेट करने का जो प्रोसेस है कि कौन सा काम पहले होना है, कौन सा बाद में होना है, किस काम के लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए, ये जो आप एक प्रॉपर सीक्वेंस जनरेट करते हैं कि कौन सा काम पहले होगा कौन सा बाद में, इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं, अगर ये प्लान करने में आपने कोई जहन में नहीं रखी कोई चीज़ें डिफरेंट एंगल्स, तो फिर भी आपका जो शेड्यूल है या आपका जो बजट है वो ओवररन हो सकता है। मल्टीटास्किंग, समटाइम डिफरेंट जो टीम्स हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं, HR जो पर्सनल्स हैं, वो एक से ज़्यादा टास्क पे काम कर रही होती हैं या ऑर्गेनाइजेशंस इवन एक से ज़्यादा एट ए टाइम एक से ज़्यादा जो टास्क हैं उनको उन पे वर्कआउट कर रही होती हैं। अगर ऐसी चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशन मल्टीटास्किंग पे इन्वॉल्व है तो फिर चीज़ें जो हैं वो ओवरलुक हो सकती हैं, डुप्लीकेट हो सकती हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो ज़ाया हो सकते हैं या टाइम जो है वो मिसमैनेज हो सकता है। मोस्ट कंपनीज नाउअडेज इंसिस्ट देयर पीपल मल्टीटास्क। आमतौर पे जो कंपनीज हैं वो उन लोगों को प्रेफर करती हैं जो एट ए टाइम एक से ज़्यादा काम करने की सलाहियत रखते हों, और यही बड़ी वजह हो सकती है ओवररन की। This causes project activities to wait on resources and suffer efficiency degrades while switching activities and delays in the network as each activity is extended. जब मिसाल के तौर पे आप एक बंदे को 2 काम दे देंगे
वो एक काम के लिए तो उसके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन दूसरा टास्क तो आपने उसको दे दिया, लेकिन रिसोर्सेज के लिए वो वेट कर रहा है कि कब उसको रिसोर्सेज मिले तो वो स्टार्ट करे, जबकि रिसोर्सेज हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। तो इसका मतलब प्लानिंग पुअर है। फिर प्लानिंग पुअर है, अब वो जब वेट करेगा अपने रिसोर्सेज के लिए, जब तक रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे वो उसको काम को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो डेफिनेटली इसके लिए फिर आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है। तो ये भी एक मल्टीटास्किंग एक रीजन हो सकती है। स्टूडेंट सिंड्रोम, टीम मेंबर्स वेटिंग टू स्टार्ट वर्क अंटिल देयर इज शेड्यूल प्रेशर, दिस विल अल्टीमेटली अफेक्ट द क्रिटिकल पाथ एंड द प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट। समटाइम ऐसा भी कि एम्प्लॉय जो है वो वेट कर रहा है कि कब जो शेड्यूल के मुताबिक टाइम आए वो काम स्टार्ट करे। अब जो एम्प्लॉय है जो मिसाल के तौर पे फ्री है, वो काम को स्टार्ट कर सकता है, उसके पास रिसोर्सेज या टाइम है कि वो किसी भी काम को एग्जीक्यूट करना शुरू कर सके, वो फ्री बैठा है। लेकिन जो शेड्यूल है वो उसको परमिट नहीं कर रहा। शेड्यूल मिसाल के तौर पे ऐसा है कि मिसाल के तौर पे आज अगर मंडे है और मैं फ्री हूँ, लेकिन जो टास्क है मेरा वो वेडनेसडे को स्टार्ट होना, तो इसका मतलब मैं फिर वेटिंग पे लगा हूँ कि मैं मजबूर हूँ कि जो शेड्यूल है उसको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर यही ऐसी सिचुएशन हो कि मुझे अलाउ वो मिल जाए कि फॉर एग्जांपल परमिशन मिल जाए कि मैं अपना काम स्टार्ट कर सकूं, तो मेरे जो 2-3 दिन ज़ाया होंगे मैं उनको फिर मैनेज कर सकूंगा, उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकूंगा। पॉलिसी, कंपनी पॉलिसी अबाउट मेरिट्स, बोनसेस, परफॉर्मेंस रिव्यूज और अदर रिवॉर्ड्स कैन ड्राइव पीपल टू डू द रॉन्ग थिंग्स। ये जो कुछ पॉलिसीज जो इंटरनली बनती हैं कंपनीज के अंदर, जिनकी चंद एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हैं कि मेरिट के हवाले से या बोनसेस या प्रमोशन या इस तरह के जो इश्यूज हैं, इनके बारे में जो पॉलिसीज हैं, समटाइम ये भी इन कॉस्ट और शेड्यूल को हैम्पर करती हैं। कि मिसाल के तौर पे आपने काम जो है वो बहुत ज़्यादा है, मल्टीटास्किंग आप कर रहे हैं, काम एक से ज़्यादा दिए हुए हैं, जबकि उसका जो रिवॉर्ड है वो कुछ नहीं है, सिंपल सैलरी है। तो एम्प्लॉय फील करेगा कि यार ये मेरे साथ ज़्यादती है कि जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पे इन्हीं पैसों में एक टास्क परफॉर्म किया जा रहा है, बाकी एम्प्लॉयज करते हैं, जबकि मुझे उसी सैलरी में 2-2, 3-3 काम दिए जा रहे हैं। तो वो उसका जो साइकोलॉजिकली वो काम को कंप्लीट नहीं करेगा, फिर डिले टैक्टिक्स यूज़ करेगा या क्वालिटी सफ़र करने की कोशिश करेगा। डेफिनेटली जब वो मेंटली सेटिस्फाई नहीं है अपनी परफॉर्मेंस से, अपने रिसोर्सेज से या अपने जो बेनिफिट्स हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं तरीके से अपना जो नाराज़गी जो है उसका इजहार करेगा। लेवल ऑफ एफर्ट, वर्क दैट इज नॉट रिलेटेड टू एक्टिविटीज बट एक्सटेंडेड फॉर द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विल इंक्रीज विद शेड्यूल एक्सटेंशंस। समटाइम कुछ ऐसे टास्क, एक्स्ट्रा टास्क जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाएं काम के साथ जिनकी ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसी जो उनका कोई रेलिवेंस नहीं बनती चीज़ों के साथ, ऐसी चीज़ें आप काम का अटैच कर दें कि ऐसे टास्क जो फॉर एग्जांपल जो ऑब्जेक्टिव है ओवरऑल प्रोसेस का या प्रोजेक्ट का उसको अचीव करने के लिए ज़रूरी है, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ साथ में ऐड कर दें, ऐसी प्रैक्टिसेस ऐड करते जाएं जो एक्स्ट्रा लोड के तौर पे काम करे एम्प्लॉयज़ के लिए, तो ये भी एक जो उनका लेवल ऑफ एफर्ट है वो उसको डिक्रीज करेगी या उन चीज़ों को हैम्पर करेगी। कि ऐसे ही है कि आप खाम खा जो है डेली बेसिस पे एक मीटिंग कॉल कर लें कि 8 घंटे ड्यूटी है और डेफिनेटली आपने जो शेड्यूल बनाया है, जो प्लान किया है काम का, वो डेली 8 घंटे के हिसाब से है, लेकिन आप डेली ये मुख्तस करते हैं कि फॉर एग्जांपल 5 बजे का छुट्टी होनी है तो 4:30 पे जो है सारे लोग काम छोड़ के तो मीटिंग पे आ जाएंगे, अपनी परफॉर्मेंस देंगे। तो आप ये भी तो ध्यान में रखें कि आपने जो टोटल जो परफॉर्मेंस का टाइम था उसमें 30 मिनट्स तो आपने ले लिए, एक एक्स्ट्रा आपने खाम मीटिंग का जो एक बर्डन है वो आपने डाल दिया। हर बंदा जो है उसको अब मजबूरन जो 30 मिनट्स हैं वो अपने जो उसकी टाइम स्लॉट है उसमें से निकाल के मीटिंग पे वेस्ट करने पड़ेंगे। तो इस तरह के और भी बहुत सारे इश्यूज या बहुत सारे एस्पेक्ट्स, डायमेंशंस हो सकती हैं जिन पे सोचा जा सकता है ताकि जो लेवल ऑफ एफर्ट्स है वो जो है वो हैम्पर ना हो, वो डिक्रीज ना हो। तो ये थी कुछ आज की चीज़ें जिनमें हमने कॉस्ट शेड्यूलिंग, दो जो एस्पेक्ट्स हैं किसी भी प्रोजेक्ट के, उनको मैनेज करने के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके जो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको कंसिडर करनी चाहिए प्लानिंग के दौरान, जिनमें जो फॉर एग्जांपल ओरिजिनल बजट, प्रपोज बजट और जो एग्जीक्यूटेड बजट है या एक्चुअल बजट जो इम्प्लीमेंट हुआ, उन तमाम चीज़ों का आइडिया उसको होना चाहिए। इसके अलावा जो 4 एरियाज़ हैं शेड्यूलिंग के हवाले से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कॉस्ट कंट्रोल, बजट, प्रोजेक्ट बजट, प्रोजेक्ट शेड्यूल्स
और जो फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लेट क्यों होते हैं या कॉस्ट जो है वो ओवररन क्यों होती है, ये कुछ चीज़ें हमने डिटेल में ज़रा देखी हैं कि कॉस्ट जो है उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, जो प्रोजेक्ट बजट है उसको और शेड्यूल जो है उसको ओवररन होने से कैसे बचाया जा सकता है, और जो जनरल कुछ जो रीजंस हैं जिनकी बिना पे एक जो प्रोजेक्ट है उसका शेड्यूल या बजट जो है वो ओवररन या लेट हो सकता है या बजट एक्सीड कर सकता है, वो रीज़न क्या है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप का जो सेशन है हमारा, जो लेक्चर का नॉर्मल टाइम है, उसमें हम क्वेरीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।